देखो आपके सिलेबस में है ना पेन। अगला जो टॉपिक है वो है वन है, ठीक है, पर्वत हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा है उसमें नदियां हैं। देखो आप, हम लोग आज देखते हैं नदियां, है ना, मध्य प्रदेश की नदियां। तो मध्य प्रदेश की नदियां देखो, देखो नदियों के मामले में मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है ना। एक फैक्ट याद रखना, नदियों का मायका किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है कि नदियों का मायका जो स्टेट है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अब यहां से हम एक चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यह है पूर्व, यह है पश्चिम, है ना, ये उत्तर और ये दक्षिण। हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी। इसको हम इस वे में देखें तो देखो, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सिर्फ दो नदियां हैं, एक तो नर्मदा, है ना, और ताप्ती। कहीं कहीं पे लिखा हुआ है माही, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, है ना, मतलब पश्चिम की ओर। तो ये तो हो गया हमको पश्चिम में याद रखने के लिए सिर्फ तीन नदियां हमारे पास, है ना, पश्चिम में बहने वाली। अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में देखो, हम चंबल को जानते हैं, ठीक है, हम काली सिंध को जानते हैं, हम बेतवा को जानते हैं। बड़ी नदियों में तो यही है, शिप्रा, शिप्रा नहीं, शिप्रा उधर जाती पूर्व की, है ना। चंबल, काली सिंध, बेतवा और शिप्रा बड़ी नदियों में यह है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पार्वती, सिंध कौन सी है? उत्तर की ओर बहने वाली नदी, है ना, पार्वती, सिंध, केन, टोंस, केन और टोंस। पहली क्लास है तुम्हारी, ठीक है। चंबल, काली सिंध, बेतवा, शिप्रा, पार्वती, सिंध, केन और टोंस, ये कौन सी है? मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदी। जैसे मान लो ये आपका मध्य प्रदेश है, तो ये इसका उत्तर है, ठीक है, ये इसका दक्षिण है, ये इसका पूर्व है और ये इसका पश्चिम है। तो हम लोगों ने पश्चिम की ओर अगर देखते हैं तो ये दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती और माही, तीन नदियां इसमें हैं। पर बड़ी नदी अगर है तो वो नर्मदा, ठीक है। उत्तर की ओर बहने वाली मतलब किसी भी जो उत्तर दिशा की ओर बहती नदी वो है चंबल, आप सब देखते हो उत्तर की ओर जाती है। काली सिंध उत्तर की ओर जाती है, बेतवा उत्तर की ओर जाती है, शिप्रा जो है आप उत्तर की ओर जाती है, पार्वती उत्तर की ओर जाती है, सिंध, केन और टोंस ये सारी की सारी नदियां उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। एक नदी आती है कहीं ना कहीं सोन, ठीक है ना, सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है और फिर बाद में जाके वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई आपकी उत्तर की ओर बहने वाली, मतलब मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, मध्य प्रदेश में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां में ये सोन, इसने पूर्व में भी लिखा है, सोन और जोहिला, इन दो नदियों के नाम याद रखो। ये कैसी है? पूर्व की ओर बहने वाली, सोन और जोहिला। वैसे सोन है ना, ऐसे बाहर हो जाती बिहार में, कहा चली जाती है इधर बिहार में, तो कहा किधर जाती है वो? पूर्व की ओर। तो सोन और जोहिला नदी जो है वो मध्य प्रदेश में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो ये हो गई, मतलब इसको याद रखने के लिए हम आसान याद सकते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, क्योंकि यूं हम एक साथ पढ़ेंगे, हम 16-17 नदियां पढ़ेंगे तो वो ऐसे याद नहीं रहेगी। तो हम उसको इस वे में याद रखें कि उत्तर में बहने वाली नदियां हैं ये, तो हमको उसका उद्गम स्थल भी पता रहेगा कि ये कहां जाएगी और कहां मिलेगी। जब मान लो ऑब्जेक्टिव आता है तो हमको ये पता होना चाहिए खाली कि उत्तर की बहने वाली नदी है कि पश्चिम की है कि दक्षिण की है कि पूर्व की है। मान लो जैसे मान लो नर्मदा के बारे में आएंगे तो हमको सबको पता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ये हो गई आपकी उत्तर की, ये हो गई पूर्व की। तो पूर्व की जो पूर्व की ओर बहने वाली जो दो नदियां हैं बड़ी, वो है सोन और जोहिला, और ये दोनों ही अमरकंटक जो है वहीं से निकलती है, ठीक है। अब रही बात दक्षिण में, तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में अगर हम बात करें तो वैनगंगा, पेंच और वर्धा। वैनगंगा, पेंच और वर्धा, ये नदियां जो है ये दक्षिण की ओर बहती है। वैनगंगा,
पेंच और वर्धा। और ये बड़ी नदियों में आप याद रख लेना, मतलब सबसे ज्यादा जो बहती है वो उत्तर की ओर बहती है। हम इसमें भी याद रखते हैं, देखो 3 नदी इधर है, 2 इधर है और 3 इधर है, बेनगंगा, पेंच और वर्धा। ठीक है, तो दक्षिण की ओर बहने वाली, मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां बेनगंगा, पेंच और वर्धा। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश का नदी तंत्र। हम इसको क्या बोलते हैं? नदी तंत्र। और यही आपके चैप्टर में है, नदियां लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है ना, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में बहती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, दक्षिण की बहने वाली नदियां कौन सी है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। भारत की सबसे 5वीं सबसे बड़ी नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है, जो कि नर्मदा। ठीक है, तो हम एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अब इसका तीसरे चौथे नंबर का जो पॉइंट है आपका, देखो उसमें जल विद्युत परियोजनाएं भी लिखी हुई है, जो उसी टॉपिक में लिखा हुआ है। तो इसी नदियों में वो जल विद्युत परियोजना भी कवर होगी, याद रखिएगा। हम सिर्फ नदियां नहीं पढ़ रहे, उसमें जल विद्युत परियोजनाएं और जलप्रपात उसमें जो आएंगे वो सब उसमें कवर होते जाएंगे। तो अलग से हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो वहीं कवर हो जाएगी जल विद्युत परियोजना। कि हम ना, मान लो हम नर्मदा पढ़ रहे हैं, तो नर्मदा नदी में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना संचालित है वो हम उसी में संचालित, मतलब उसी में पढ़ लेंगे। तो अलग से हम जल विद्युत परियोजनाओं का टॉपिक नहीं लेंगे, ये याद रखिएगा। तो हम अगर सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी देखो यहां पर है अनूपपुर। ठीक है ना, नर्मदा नदी जो है यहां पर है अनूपपुर। अनूपपुर की एक तहसील है जिसे हम पुष्पराजगढ़ बोलते हैं। ठीक है, पुष्पराजगढ़। और पुष्पराजगढ़ में एक पर्वत है जिसे हम मेकल सुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेकल सुता। आवाज आ रही है ना? मेकल सुता। तो यहां से जो मेकल सुता की पहाड़ी से 10-54 मीटर की फीट है, कहीं पे फीट लिखा हुआ है, 10-54 फीट की ऊंचाई से, है ना। जगह का नाम है अमरकंटक। अब यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले ये आता है कि नर्मदा नदी किस जिले से निकलती है। तो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है। अगर तहसील का नाम आए तो पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। अगर पहाड़ी का नाम आए तो मेकल सुता पहाड़ी से निकलती है। इसीलिए नर्मदा का एक नाम मेकल सुता भी है ना। उसको रेवा भी कहा जाता है ना। नर्मदा नदी का एक नाम रेवा भी है, एक नाम मेकल सुता भी है, एक नर्मदा भी है, एक नाभोदास भी है। ठीक है, 4 नाम है नर्मदा नदी के। नाभोदास दिया था एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था टालमी, है ना। नाभोदास नाम किसने दिया था? टालमी ने दिया था। तो मेकल सुता पहाड़ी से 10-54 फीट की ऊंचाई से जब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, इसको हमेशा याद रखें। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, और पांचवी सबसे बड़ी, याद रखिएगा, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 5वीं सबसे बड़ी, सॉरी, बहने वाली सबसे बड़ी नदी, हम इसको ऐसे याद रखें। 2 फैक्ट यहां से आते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा है ना, ये भी तो फैक्ट आ सकता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा, भारत की सबसे बड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, और मध्य प्रदेश की जीवनदायी, हम इसको क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश की जीवनदायी। मध्य प्रदेश की जीवनदायी नर्मदा नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। वैसे गुजरात की जीवनदायी भी इसी का है, ये भी याद है ना। जीवन रेखा बोलते हैं कहीं पे जीवनदायी, जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, और भारत की पहली सबसे बड़ी नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इतने फैक्ट यहां से हो गए।
अब अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के तहसील के मेघलसुटा पहाड़ से 10-54 फीट की ऊंचाई से अमरकंटक नामक जगह से निकलती है। तो ये नदी यहाँ पर सबसे पहले जब निकलती तो अनूपपुर जिले में ही 2 जलप्रपात बनाती। कौन कौन से हैं? है ना, सबसे पहला है कपिलधारा, ठीक है, और दूसरा है दूधधारा। ये याद रखिएगा, है ना, कपिलधारा और दूधधारा ये अनूपपुर से कुछ ही दूरी पर चलने के बाद ये 2 जलप्रपात बनाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है या किस जिले में है, और दूधधारा जलप्रपात किस जिले पर है और किस नदी पर है। दोनों फैक्ट आते हैं। तो 2 जलप्रपात इसमें कहां पर है? अनूपपुर जिले में। फिर जब ये आगे चलती है तो जब ये जबलपुर में प्रवेश करती है, ठीक है, तो जबलपुर में एक जलप्रपात है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात, है ना, भेड़ाघाट में है। कहां पर है? ये पिछली बार की पीएससी में आया था कि धुआंधार जलप्रपात, सॉरी, भेड़ाघाट जलप्रपात कहां पर है, ये आया है ना। तो भेड़ाघाट जगह का नाम है, धुआंधार जलप्रपात का नाम, ठीक है। भेड़ाघाट कहां पर है? जबलपुर में। तो अगला इसने कहां बनाया? जबलपुर, धुआंधार जलप्रपात। जब ये जबलपुर से गुजरती है तो यहाँ पर एक विद्युत परियोजना है जिसे हम बरगी परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरगी परियोजना, ठीक है। जबलपुर में जब आते हैं तो इसमें एक परियोजना है बरगी परियोजना। उस बरगी परियोजना की जो मेगावाट क्षमता है वो 90 मेगावाट। कितनी है? 90 मेगावाट, है ना। 1990 में बनी 90 मेगावाट। वैसे ये बरगी परियोजना नर्मदा नदी की नहीं है, लेकिन उसकी एक सहायक नदी है बरगी नदी, उस पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये बरगी परियोजना है जबलपुर में, ठीक है। अब इसके कुछ और फैक्ट बता देता हूं मैं नर्मदा के। नर्मदा की टोटल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर। नर्मदा की टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में बहने का जो इसका प्रवाह है वो 1077 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। तो बाकी का भाग 235 किलोमीटर ये कहां पर बहती है? गुजरात में बहती है, ठीक है ना। फिर दूसरा फैक्ट इसमें याद रखना कि जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी का जो मतलब जहां पर ये जाके गिरती है उसको बोला जाता है अरब सागर। कहां पर गिरती है? अरब सागर। और अरब सागर में भी अगर क्वेश्चन आए तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी सूरत के निकट, ठीक है। और ये क्या बनाती है? ये एस्चुरी डेल्ट है ना। क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी। मध्य प्रदेश की 2 ही नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है ना, नर्मदा और ताप्ती। तो यहां से फैक्ट आपका ये आएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, उसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। लेकिन ये मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? तो 1077 किलोमीटर। कितनी बहती है? तो बाकी का 235 किलोमीटर जो है वो गुजरात में, ठीक है। अगला फैक्ट यहाँ से ये आ सकता है कि इसकी ये मतलब ये कहां पर जाके समाहित होती है? तो अरब सागर में। सागर का नाम अगर आए तो अरब सागर, खाड़ी का नाम अगर आए तो खंबात की खाड़ी, जगह का नाम अगर आए तो सूरत के निकट, है ना, सूरत के निकट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सूरत गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। अब जब जबलपुर, इस नर्मदा नदी में अगर हम बात करें तो इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गुजरात की जीवनदायिनी कहा जाता है। तो उसके पीछे कारण है, इस पर 29 तो बड़ी परियोजना है, ठीक है, 135 मध्यम परियोजनाएं और लगभग 3000 छोटी परियोजनाएं संचालित, ठीक है। मतलब कहने का यह है 29 बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं इस पे, मतलब डैम बने हुए हैं, सिंचाई के लिए हो गए, पानी के लिए हो गए या बिजली के लिए हो गए, ठीक है। तो 29 बड़ी परियोजनाएं बनी हुई है, 135 मध्यम परियोजनाएं बनी हुई है और 3000 से भी अधिक छोटी छोटी परियोजनाएं बनी हुई है। तो इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फैक्ट आपका क्या आ सकता है कि नर्मदा नदी पर कितनी बड़ी परियोजनाएं बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश सॉरी नर्मदा नदी पर कितनी बड़ी परियोजनाएं बनी हुई है? 29 बड़ी परियोजनाएं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितनी बड़ी परियोजनाएं संचालित है नर्मदा नदी पर? 29। मिडिल कितनी है? मध्यम प्रकार की कितनी है? तो 135। और छोटी परियोजनाएं कितनी है? तो लगभग 3000, ठीक है। तो यहाँ से एक फैक्ट है याद रखना
अब जब नर्मदा नदी बढ़ रही है आगे, जबलपुर के आगे जब हम आते हैं तो जबलपुर के आगे खंडवा पड़ता है। क्या पड़ता है? खंडवा। और खंडवा में यहाँ पर एक बड़ी परियोजना है, विद्युत परियोजना है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंदिरा सागर परियोजना। इस परियोजना का नाम है इंदिरा सागर परियोजना, और इसी इंदिरा सागर परियोजना का नाम है पुनासा। इसी परियोजना का नाम क्या है? पुनासा डैम, है ना। इस पुनासा डैम पर 1000 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी 2007 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। तो खंडवा में पुनासा नामक जगह पर इंदिरा सागर डैम बना हुआ है। 1985 में यह बना था। 1000 मेगावाट बिजली इससे उत्पादित होती है। इसके जो टर्बिनेट है वो बढ़ा दिए गए बाद, है ना, उसकी क्षमता बढ़ गई है, लेकिन आंकड़ों में अभी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते। 1000 मेगावाट याद। ठीक है, फिर जब और आगे चलते हैं तो इसी खंडवा जिले में एक जगह पड़ती है ओंकारेश्वर, है ना। ओंकारेश्वर में फिर एक डैम बना हुआ है। यह एक विद्युत परियोजना है जिसे हम मानदाता के नाम से भी जानते हैं और ओंकारेश्वर डैम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मानदाता और ओंकारेश्वर डैम, दो तरीके से। 520 मेगावाट बिजली यहाँ से क्या होती है? उत्पादन। कितनी होती है? 520 मेगावाट बिजली यहाँ पर उत्पादित होती है। फिर जब हम आगे चलते हैं तो आगे पड़ता है खरगोन जिला, और खरगोन जिले में महेश्वर है। तो महेश्वर में एक तो जलप्रपात है जिसे हम सहस्त्रधारा जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहस्त्रधारा जलप्रपात। एक तो ये याद रखना। और खरगोन में ही एक जल परियोजना है जिसे महेश्वर जल विद्युत परियोजना बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? महेश्वर जल विद्युत परियोजना। और इसकी जो मेगावाट क्षमता है वो है 400 मेगावाट। कितनी है? 400। तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली विद्युत परियोजना है। अब इसके बाद में जो विद्युत परियोजना है, तो इसके बाद में जो है वो है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में से हमें एक ही याद रखना। गुजरात में जब ये अलीराजपुर झाबुआ से बाहर होती है नदी, तो उसके बाद ये जाती है बड़ौदा। ठीक है, सॉरी बड़ोदरा। कहाँ पे जाती है? बड़ोदरा। तो बड़ोदरा में एक जगह का नाम है, गांव का नाम है जिसे हम बोलते हैं केवड़िया गांव। उस केवड़िया गांव में इस नर्मदा नदी का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है जिसे हम सरदार सरोवर डैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरदार सरोवर डैम। इस सरदार सरोवर डैम की जो नींव रखी थी सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी, इसीलिए इस डैम का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसका निर्माण बाद में। ठीक है, तो ये जो सरदार सरोवर डैम है, ये इससे सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित नर्मदा नदी में वो होती है 1442। कितनी है? 1462 मेगावाट। कितनी है? 1462 मेगावाट बिजली इससे उत्पादित होती है। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम जो है बड़ोदरा जिले में केवड़िया गांव में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम से 1462 मेगावाट बिजली क्या होती है? उत्पादित होती है। इस सरदार सरोवर डैम में 2018 में 31 अक्टूबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची, है ना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उनके नाम से यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लोहे की बनी हुई है ना, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। तो ये जो केवड़िया गांव है वहीं पर एक टापू है, उसी टापू पर ये प्रतिमा बनाई गई है सरदार सरोवर डैम। तो नर्मदा नदी के जो फैक्ट आते हैं वो इतने ही फैक्ट हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका समागम स्थल कहाँ पर है? इसकी टोटल लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? इसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं? ठीक है, फिर इसमें कितनी विद्युत परियोजना है? तो 4 विद्युत परियोजनाएं हम लोग जनरली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम 5 एक बरगी की पढ़ते हैं। ठीक है, बरगी के बाद हम लोग पढ़ते हैं
खंडवा की इंदिरा सागर जिसे पुनासा बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं खंडवा में ही ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना। फिर हम पढ़ते हैं माहेश्वर की, और माहेश्वर के बाद पढ़ते हैं हम लोग केवड़िया गाँव में, है ना, जिसे हम सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं। तो इस नर्मदा नदी के बारे में एक आत्मकथा लिखी है अमृतलाल वेंगट ने, याद रखिएगा, अमृतलाल वेंगट, इन्होंने आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है नर्मदा की आत्मकथा। ये याद रखना, नर्मदा की आत्मकथा किसकी पुस्तक है? तो नर्मदा की आत्मकथा का मतलब, आत्मकथा क्या होती है? जब स्वयं अपने बारे में कोई लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहा जाता है। मान लो कि आप खुद ही अपने बारे में लिख रहे हो, बता रहे हो लोगों को, तो उसे क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहा जाता है। तो नर्मदा तो खुद लिख नहीं सकते, तो अमृतलाल वेंगट ने नर्मदा नदी के बारे में लिखा है। तो नर्मदा नदी खुद बोलती है कि मैं सरल सलीला नदी जो है अमरकंटक के एक मेघासुधा पर्वत श्रेणी से इतनी 54 फीट की ऊंचाई से मैं यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश की सभी सीमाओं को मतलब पूर्व की ओर बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती हूँ, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। किसने? अमृतलाल वेंगट ने नर्मदा की आत्मकथा। याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा की आत्मकथा किसकी रचना है। ठीक है, तो अमृतलाल वेंगट की। ठीक है, तो ये है आपका नर्मदा के बारे में। इसमें किसका कोई क्वेश्चन है? बहुत सारे फैक्ट है, पूरे के पूरे तथ्य है, और पूरे ही तथ्यों से क्वेश्चन आते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी, सबसे बड़ी बहती तो बहुत सारी हुई, और भारत की सबसे बड़ी नदी, क्योंकि ये 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई जरूर याद रखना। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है ये जरूर याद रखना। ठीक है, फिर ये सारा डाटा जो विद्युत परियोजना होता है ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जलप्रपात जो है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो ये आपके सबके सब हुआ नर्मदा नदी। अब हम आते हैं चंबल नदी पर। इसमें किसी को कोई समस्या? आपको टेबल बनाओ कैसे? हाँ बना देता हूँ, सब ऊपर खींच लेना। जैसे तो मेरे पास इसके नोट्स है, तो क्या करना चाहिए? नोट्स ले लो क्या? तो पहले करवाई थी ना किसी ने कॉपी, तो छोटी कॉपी करवा देना अगर हो। उसमें लिखा है वैसे सब कार्ड। देखो नर्मदा के बारे में डाटा करके में आप इसको चार्ट के रूप में अगर हम देखें, ठीक है, सबसे पहले इसकी लंबाई, इसके भी पहले हम लोग देखते हैं उद्गम स्थल। क्या देखेंगे हम? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल आएगा अमरकंटक, और अमरकंटक कहाँ पर है? पुष्पराजगढ़ तहसील और अनूपपुर जिला। ठीक है, फिर कहां से निकलती है? तो मेघासुधा पहाड़ी, मेघासुधा पर्वत से निकलती है। ऊंचाई कितनी है? 1054। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, कहीं पे फीट लिखा हुआ है, कहीं पे मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, पर फीट ज्यादा सही बताते हैं लोग। फिर अगर हम बात करें तो ये जब यहाँ से निकलती है तो दो इस पे हम ये कह सकते हैं इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में ये तो हो गई कुल लंबाई। फिर 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश के हिस्से की लंबाई। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी, साथ ही गुजरात की जीवन दायिनी, ये भी याद रखना। फिर इस पे जलप्रपात है। जलप्रपात कौन कौन से है? सबसे पहले कपिलधारा, फिर दुग्धधारा, फिर धुआंधार, और फिर एक और है सहस्त्रधारा। ठीक है, ये खरगोन में महेश्वर में है, ये जबलपुर में है बेड़ाघाट। ठीक है, और ये दोनों अनूपपुर में। ठीक है, अमरकंटक, ये याद रख लेना। फिर अगर हम बात करें तो ये कहां पर गिरती है? तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अरब सागर। ये याद रखना, कहां पर गिरती है? अरब सागर। फिर हम बात करें तो इसमें विद्युत परियोजनाएं जो है, विद्युत परियोजनाओं में 4-5 विद्युत परियोजनाएं याद रखना। सबसे पहले बरगी डैम जबलपुर,
और 90 मेगावाट क्या है इसकी बिजली विद्युत की, है ना। फिर उसके बाद आ गया खंडवा में। खंडवा में एक पुरासा डैम जिसे हम इंदिरा सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। इंदिरा सागर की विद्युत क्षमता है 1000 मेगावाट, किस जिले में है तो खंडवा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना है जिसे हम मानदाता के नाम से भी जानते हैं, जो कि खंडवा में है और 520 मेगावाट की इसकी क्षमता है और साथ ही ये कहां पर है खंडवा जिले में, ठीक है ना। उसके बाद आएगी महेश्वर विद्युत परियोजना। महेश्वर विद्युत परियोजना खरगोन में है, इसकी जो क्षमता है वो 400 मेगावाट है और यहाँ पर जलप्रपात मैंने बताई थी आपको। और आखिरी है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर परियोजना जो है केवड़िया गांव बड़ोदरा, ठीक है। और इसकी जो विद्युत मेगावाट क्षमता है 1462 मेगावाट, ठीक है। बता दें 135 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस विद्युत परियोजना की जो ऊंचाई है ना उसको बढ़ा रहे थे लोग, तो उसका पानी जो है हरसूद करके एक गांव है ना, जो उसमें डूब के क्षेत्र में आया है, तो एक नया गांव बनाया है जिसका नाम है छनेरा करके, है ना। उस गांव का नाम क्या है छनेरा। नया गांव बनाया ना, हरसूद टूट गया। मेगा पाटकर ने सरदार सरोवर में जो गांव डूबे हुए थे उसके लिए आंदोलन किया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आंदोलन का नाम क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अभी कल परसों भी वो कहीं पे रोड पे बैठ के आंदोलन करते थे नदियों के बारे में। तो नदियों से संबंधित जो है वो आंदोलन करती है मेगा पाटकर, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उनका, वो किया था उन्होंने जो हरसूद डूबा था उसके बाद, तो जो आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला जबकि कब का बना है। तो जब इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई सरदार सरोवर डैम की, तो जो बैक वाटर था उसने बहुत सारे गांव क्या कर लिए, उसमें डूब के क्षेत्र में आ गए जिनको ना सही साथ उन लोगों को मुआवजा मिला अभी तक। इसलिए एक नया गांव बसाया गया जिसका नाम है छनेरा, जो कि वो हरसूद को देख के बना। तो ये आपकी नर्मदा नदी से फैक्ट कभी आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हम लोग देखते हैं चंबल। ये देखिए ना आपका चार्ट, अच्छा हाँ ठीक है, इसको नहीं बता क्लास में जब है ना। अब देखो हम लोग देखते हैं चंबल में। देखो यहाँ पर है इंदौर, ठीक है। इस इंदौर में एक जगह का नाम है जाना पाओ पहाड़ी, ठीक है। मैंने कल बताया था आपको विंध्याचल श्रेणी का भाग है। यहाँ की जाना पाओ पहाड़ी जो है 854 मीटर ऊपर है। कितनी है 854 मीटर ऊपर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नदी के नाम से जानते हैं चंबल नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो इंदौर के निकट जाना पाओ पहाड़ी से, ठीक है। जाना पाओ पहाड़ी किसका भाग है विंध्याचल श्रेणी का भाग, ठीक है। फिर जब ये निकलती है तो टोटल 965 किलोमीटर की लंबाई बहते हुए कहां पर बहेगा यमुना नदी में, इटावा के पास उत्तर प्रदेश में कहां निकल जाती है इटावा के पास यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। ये है आपकी चंबल नदी। अब जब ये चंबल नदी निकलती है तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है, ठीक है। ये बाहर हो जाती है यहाँ पे मानसून निमच के, फिर जाके वो सर उसके बाद ये यमुना नदी में जाके फिर ग्वालियर भिंड मुरैना में जाके फिर इंटर होती है और फिर ये यमुना नदी में कहां पर इटावा के निकट जाके मिल जाती है, ठीक है। तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पे एकमात्र जलप्रपात है जिसे बोलते हैं चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चूलिया जलप्रपात है कोटा के निकट एक जगह है भैंसरोवर, है ना। कहां पर है भैंसरोवर, वहां पर ये चूलिया जलप्रपात है कोटा में, ये याद रखना, ठीक है। इस पर सबसे पहली विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है मंदसौर में। मंदसौर में भानपुरा के निकट या भानपुरा में ही, ठीक है, जिसे हम गांधी सागर के नाम से,
ठीक है। गांधी सागर परियोजना की नींव 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है। 115 मेगावाट बिजली इससे क्या होती है, उत्पादित होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, हाँ उस सरदार सरोवर में एक चीज लिख लेना है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो 4 राज्यों की परियोजना है, एमपी, राजस्थान, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो है 57% वो एमपी का है ना, उसके बाकी पार्ट ये सरदार सरोवर परियोजना लिखना। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सर आगे हम लोग कल करेंगे, है ना। मैं क्लास अभी बंद कर रहा हूँ, आप वापस अटेंड कर सकते हैं। 2 मिनट में पूछ रहा हूँ, 2 मिनट में पूछ रहा सर मैं।